हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। बच्चों, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 178, जिसके अंदर अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन आपकी 12th की फिजिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे लास्ट चैप्टर है भाई, ठीक है ना। यानी इसके बाद में आपका जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा, 12th क्लास का जो सिलेबस है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। और 11th के भी स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो वेक्टर पढ़ा दिया थोड़ा बहुत, एक मैंने आपको जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एरर, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया भाई, ठीक है ना। जैसा कि आपकी शेड्यूल है इसके अंदर आपको बता रखा था, ठीक है बच्चों। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार होता है। तो ध्यान से देखना, देखो संचार क्या होता है अभी, ध्यान से देखना, देखो देखो सूचनाओं का जो आदान प्रदान है उसी को अपन क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। अपन क्या करते हैं, मोबाइल फोन पे एक आदमी, दो आदमी बात करते हैं, तो एक आदमी बोलता है, दूसरा आदमी सुनता है, यानी इसकी जो सिग्नल है, इसकी जो सूचनाएं हैं, उनको दूसरे वाले व्यक्ति दूसरे वाले सिरे पे सुनता है। तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो दो व्यक्तियों या स्थानों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो दो व्यक्तियों या स्थानों के मध्य सूचनाओं का जो आदान प्रदान है उसी को अपन क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, तो संचार की दो विधियां होती है, एक तो होता है बिंदु से बिंदु संचार और एक होता है प्रसारण संचार। तो इसकी दो विधियां हैं। फर्स्ट, बिंदु से बिंदु संचार। क्या होता है? ध्यान से देखना, देखो बिंदु से बिंदु संचार, देखो इसके अंदर क्या होता है? अभी एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में ये क्या होता है? अभी संचार होता है, ठीक है ना। दो पॉइंट्स के बीच में संचार होता है। तो इसमें एक व्यक्ति सूचना भेजता है तथा दूसरा व्यक्ति सूचना प्राप्त करता है, ठीक है ना। जैसे अपन एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल एक तो मोबाइल फोन हो गया, अपना सेल फोन हो गया। सेल फोन में कोई भी एक व्यक्ति, अपन क्या करते हैं, किसी को फोन लगाते हैं, तो अपन जो बोलते हैं, जिसके पास में अपन ने फोन किया उसी को अपनी आवाज सुनाई देती है भाई, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बिंदु से बिंदु संचार बोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे मेल होता है, तो मेल के अंदर भी क्या होता है भाई, अपन जिसको भेजते हैं मेल उसी के पास में पहुंचता है। इसी प्रकार से फैक्स होता है, तो फैक्स के अंदर भी एक भेजने वाला होता है और एक प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बिंदु से बिंदु संचार बोलते हैं। और एक होता है आपके पास में प्रसारण संचार। सेकंड होता है आपके पास में प्रसारण संचार। प्रसारण को अपन क्या बोलते हैं अभी? इसको अपन बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट तो आपने नाम सुन रखा होगा। आजकल अपन क्या करते हैं, व्हाट्सएप के अंदर भी ब्रॉडकास्ट नाम का ऑप्शन आता है, तो उसके अंदर भी अपन एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेते हैं। कोई भी मैसेज अगर अपन एक उस लिस्ट के अंदर डालते हैं तो वो सब जगह फैल जाता है, ठीक है ना। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? अभी प्रसारण करना, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है? अभी एक व्यक्ति तो सूचना भेजता है
और बहुत सारे व्यक्ति इस सूचना को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं रेडियो की बात करते हैं, रेडियो के अंदर रेडियो स्टेशन पे एक आदमी बोलता है और बहुत सारे लोग हैं इसको क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से टेलीविजन है, इस टेलीविजन के अंदर भी एक जगह से जैसे मतलब क्रिकेट मैच है उसका प्रसारण होता है, ठीक है ना, और बहुत जगह पे इसको देखा जा सकता है अभी, ठीक है ना, बहुत सारे टेलीविजन पे इसको देखा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति सूचना भेजता है तथा बहुत सारे व्यक्ति सूचना प्राप्त करते हैं। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये दोनों टाइप हो गए संचार की दोनों विधियां अपन ने डिस्कस कर दी है। एक होता है लाइन कम्युनिकेशन, एक होता है रेडियो कम्युनिकेशन। ये क्या होता है अभी, तो कुछ डेफिनेशंस है। एक होता है लाइन संचार, लाइन कम्युनिकेशन। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों इस लाइन कम्युनिकेशन के अंदर यानी जो ट्रांसमीटर होता है यानी जो सूचना भेजने वाला होता है और जो सूचना प्राप्त करने वाला होता है, इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है, एक भौतिक माध्यम होता है, ठीक है ना। भौतिक माध्यम क्या हो सकता है, जैसे मतलब समाक्षीय केबल हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस भौतिक माध्यम के द्वारा अगर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना, यानी कोई केबल है, उस केबल के माध्यम से अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, लाइन कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो इसमें संचार भौतिक माध्यम जैसे समाक्षीय केबल, प्रकाशिक तंतु आदि द्वारा होता है। और एक होता है, ध्यान से देखना, देखो रेडियो संचार, रेडियो कम्युनिकेशन। तो बात सुना भाई, अब इसके अंदर कोई भौतिक माध्यम नहीं होता है, यानी इसके अंदर केबल जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। मोबाइल फोन से अगर अपन बात करते हैं तो क्या इस मोबाइल फोन से कोई केबल जुड़ी होती है क्या, नहीं। अपन अपना मोबाइल फोन कहीं पर भी लेकर चले जाएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, उनके द्वारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, यानी बार अलग अलग जगह अपने को जो केबल है उसको घसीटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो इसमें संचार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको पढ़ाई थी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा होता है। और ध्यान से देखना, इसमें संचार के अंदर किसी प्रकार का जो भौतिक माध्यम है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है भाई, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। तो एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया लाइन संचार, एक मैंने आपको पढ़ा दिया रेडियो संचार, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं भाई संचार तंत्र की तरफ। संचार तंत्र कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं अपन बात करते हैं कि इसकी कम्युनिकेशन सिस्टम या संचार तंत्र की बात करते हैं। क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो कोई भी आपके पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है मेनली इसके 3 भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग होते हैं मैं आपको बताता हूं। मुख्यतः 3 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेषित्र, और प्रेषित्र को इंग्लिश में अपन बोलते हैं ट्रांसमीटर।
सेकेंड ये होता है आपके पास में माध्यम होता है। इसको अपन बोलते हैं चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। थर्ड होता है अभिग्राही। अभिग्राही का मतलब क्या होता है भाई? रिसीवर होता है, रिसीवर। अब बात सुनना भी, यहां पे आपके पास जो प्रेस चित्र होता है, प्रेस चित्र का काम क्या होता है भाई? प्रेस चित्र का काम होता है सूचनाओं को भेजना। प्रेस चित्र तो क्या करता है? सूचनाएं भेजता है। तो इसका काम तो होता है सूचनाएं भेजना, और जो अभिग्राही होता है इसका काम होता है सूचनाएं प्राप्त करना। ठीक है ना? अब बात सुनना भी, जैसे मान के इसलिए मैंने किसी को मोबाइल फोन पे, मैं किसी से मोबाइल फोन पे बात कर रहा हूं, तो मैं बोलता हूं, तो मेरा जो मोबाइल फोन है वो क्या हो जाएगा आपके पास में? ट्रांसमीटर। क्या हो जाएगा? ट्रांसमीटर, यानी प्रेस चित्र हो जाएगा, क्योंकि ये सिग्नल भेज रहा है। और दूसरे का मोबाइल फोन जिससे मैं बात कर रहा हूं वो क्या हो जाएगा आपके पास? अभिग्राही, यानी रिसीवर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है? ये चीज। अब इस ट्रांसमीटर और रिसीवर, इन दोनों के बीच में जो भी माध्यम है, जो भी टावर वगैरह लगे हुए हैं, जो भी सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं संचार माध्यम, यानी कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। ठीक है ना भाई? दो व्यक्ति मोबाइल फोन पे बात करते हैं तो इसके बीच में भी कुछ सिस्टम होता है, जैसे टावर वगैरह लगे होते हैं, स्टेशन वगैरह बने होते हैं, ठीक है ना, रिपीटर्स वगैरह लगे होते हैं, अलग अलग एम्पलीफायर वगैरह लगे होते हैं। तो ये सब मिलकर के ही किसका निर्माण करते हैं अभी? ये सब मिलकर के ही इस संचार तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर संचार माध्यम लगा होता है बीच में। ठीक है ना? अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी भी? प्रेस चित्र की बात करते हैं, प्रेस चित्र की। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेस चित्र। तो प्रेस चित्र क्या करता है अभी? ये सूचनाओं को भेजने का काम करता है, सूचनाओं को भेजने का कार्य करता है अभी। ठीक है ना? अब बात सुनना भी, इसके अंदर इसका मैं डायग्राम बना करके आपको बाकायदा ब्लॉक डायग्राम बना करके समझाऊंगा। तो प्रेस चित्र क्या करता है? सूचनाओं को भेजने का कार्य करता है। अब जैसे मैं बोलता हूं, मोबाइल फोन पे बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं तो कौन से सिग्नल होते हैं अभी? मैं बोलता हूं तो ये तो ऑडियो सिग्नल हो गए। तो इन ऑडियो सिग्नल को ये किसके अंदर कन्वर्ट करता है अभी? ये इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल होते हैं उसके बाद में किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यह ऑडियो सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रूपांतरित करता है। ठीक है ना? ये तो प्रेस चित्र हो गया। इसके बाद में क्या होता है अभी? संचार माध्यम होता है या कम्युनिकेशन चैनल होता है। माध्यम, माध्यम क्या करता है अभी? ये जो सूचनाएं होती हैं उनको प्रेस चित्र से अभिग्राही तक पहुंचाता है। प्रेस चित्र से अभिग्राही तक पहुंचाता है। तीसरा हो जाएगा इसके अंदर अभिग्राही। ये अभिग्राही क्या होता है अभी? इसको अपन बोलते हैं रिसीवर बोलते हैं। तो ये रिसीवर क्या करता है अभी? ध्यान से देखना। देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल आते हैं, ठीक है ना, उनको ये क्या करता है? अभिग्रहित करता है। इनको ये क्या करता है अभी? ग्रहण करता है, रिसीव करता है इनको। ठीक है ना? तो यह सूचनाओं को या सूचनाओं को का ग्रहण करता है। ठीक है ना? और ध्यान से देखना, तो ये क्या करता है? यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑडियो सिग्नल में
रूपांतरित करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑडियो सिग्नल में क्या करता है ये रूपांतरित करता है, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान से देखना, तो इसका मैं ब्लॉक डायग्राम आपको बना के बताने वाला हूं, तो इन सारी चीजों को नोट करें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में 2-3 अपन डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में इस कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम अपन बनाएंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है ट्रांसड्यूसर। तो क्या होता है ट्रांसड्यूसर, क्या होता है? तो ट्रांसड्यूसर, तो ध्यान से देखना, तो क्या होता है ट्रांसड्यूसर क्या होता है? देखो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो यह है एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करती है। कैसे करती है ध्यान से देखना। देखो जैसे अपन बात करते हैं माइक की बात करते हैं, माइक है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने देखो ध्यान से इस प्रकार से माइक लगा रखा है, ये मेरे यहाँ पे कॉलर पे माइक लगा हुआ है। तो ये माइक क्या करता है अभी, मेरे जो भी ऑडियो सिग्नल होते हैं उन ऑडियो सिग्नल को ये इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी ध्वनि ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है अभी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके मोबाइल में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है ना, स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये स्पीकर या लाउड स्पीकर ये क्या करता है अभी, ये जो विद्युत ऊर्जा इसको ध्वनि ऊर्जा के अंदर रूपांतरित करता है। तो एक टाइप की एनर्जी को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। तो एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं इसका, एग्जाम्पल हो गया जैसे आपके पास माइक हो गया, या आपके पास स्पीकर हो गया, ठीक है ना, एटसेट्रा। इसके बाद दूसरा अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो एक होता है रव, रव रव को अपन बोलते हैं नॉइस, नॉइस। बात सुनो भाई क्या होता है। देखो बच्चों होता क्या है कि आपका कोई भी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इस कम्युनिकेशन सिस्टम में कई बार कुछ अवांछित सिग्नल आ जाते हैं। अपन किसी से मोबाइल फोन पे बात करते हैं तो इधर उधर करके खर खर की आवाज आने लगती है, ठीक है ना। कुछ ऐसी बीच में कई बार आवाज आ जाती है जो डिजायर्ड नहीं होती है, जो न तो अपन भेजते हैं नहीं अपन उसको पसंद करते हैं, फिर भी कुछ इधर उधर की आवाजें आ जाती है, उनको ही अपन क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये संचार तंत्र में या संचार तंत्र में उत्पन्न अवांछित सिग्नल, अवांछित सिग्नल, सिग्नल से उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं, रव बोलते हैं इनको अपन, ठीक है ना। अब ये जो नॉइज है, इस नॉइज का कारण बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। बाहरी क्या हो सकता है कि जैसे मान के चलिएगा मैं जो भी सिग्नल भेज रहा हूँ उसकी कोई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना। और मान के चलिएगा अपना जो भी परिवेश है, जो भी अपना वायुमंडल, उस वायुमंडल के अंदर भी उसी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल है वो इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इन अवांछित सिग्नल्स को कैच कर लेता है, उनको क्या कर लेता है, उनको इधर उधर से कैच कर लेता है, जिसकी वजह से अपना जो सिग्नल है उस सिग्नल की क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया, भारी हो गया। और कई बार क्या होता है इसके अंदर ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी कुछ अवांछित सिग्नल उत्पन्न होने लगते हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, रव बोलते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद में थर्ड होती क्षीणता। क्षीणता को इंग्लिश में अपन बोलते हैं एटीन्यूएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन। क्या होता है भाई क्षीणता, क्या होती है, बात सुनो भी ध्यान से देखना। देखो कोई भी जो सिग्नल होता है जैसे जैसे लंबी दूरी तय करता है वैसे वैसे उस सिग्नल की जो तीव्रता है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो सिग्नल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सिग्नल अगर लंबी दूरी तय करता है तो लंबी दूरी तय करने के पश्चात उसकी तीव्रता है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कुछ लॉसेज वगैरह हो जाते हैं, सिग्नल है उसके अंदर कुछ लॉस हो जाते हैं जिसकी वजह से कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्षीणता बोलते हैं। तो दूरी व समय के साथ
सिग्नल की तीव्रता में कमी। और इसके बाद है फोर्थ अपन क्या करते हैं अभी, फोर्थ आपका पुनरावर्तक। पुनरावर्तक को अपन बोलते हैं रिपीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटर्स बोलते हैं। अब क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, मैंने आपको बोला था कि ट्रांसमीटर जो सूचनाओं को भेजता है, रिसीवर जो सूचनाओं को ग्रहण करता है। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर, इन दोनों के बीच में लंबी दूरी होती है। तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक अगर सीधा सिग्नल जाएगा तो इतनी दूरी तय नहीं कर पाएगा। इस कारण से बीच बीच में अपन क्या करते हैं, रिपीटर्स लगा देते हैं, पुनरावर्तक लगा देते हैं। ये पुनरावर्तक क्या करते हैं, सिग्नल को ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं, उसका प्रवर्धन करते हैं, और प्रवर्धन करके फिर उसके बाद उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक रिपीटर से दूसरे रिपीटर तक जब सिग्नल रहता है तो इस स्थिति में उसका क्या हो जाता है, प्रवर्धन हो जाता है। ठीक है ना। यानी प्रवर्धित होकर के, मतलब ऐसे बोल सकते हैं अपन कि इसको ये नाश्ता पानी करवा करके भेजता है। जैसे अपने को यहाँ से बहुत लंबी दूरी तक जाना है तो रास्ते में अपन क्या करते हैं, कहीं पे अपन जैसे रुक करके चाय कॉफी पी लेते हैं, कहीं पे अपन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कहीं पे लंच कर लेते हैं, कहीं पे डिनर कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर पूरी लंबी दूरी अपन एक साथ तय करेंगे तो इस स्थिति में अपनी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, अपन बहुत बुरी तरह से थक जाएंगे। ठीक है ना। तो बीच बीच में अपन गैप देते हैं। ठीक है ना। रिफ्रेशमेंट देते हैं। तो ये रिफ्रेशमेंट है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पुनरावर्तक बोलते हैं। ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि ट्रांसमीटर व रिसीवर के मध्य सिग्नल्स को प्रवर्धित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं अभी। ठीक है ना। ये बात होगी अभी। अब ट्रांसड्यूसर है, ये भी अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा उसके अंदर भी ट्रांसड्यूसर अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इसकी रव की भी अपन बात करेंगे, इसके अंदर क्षमता की भी बात करेंगे, और क्षमता को कम करने के लिए अपन पुनरावर्तक काम में लेते हैं। इन सब की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो ध्यान से, जैसे ये अपना हो गया कोई माइक। ठीक है ना। ये अपने पास में कोई भी इस प्रकार से माइक हो गया। माइक हो गया, और इस माइक के अंदर अपन क्या भेजते हैं अभी, इस प्रकार से ऑडियो सिग्नल। माइक के अंदर इधर से अपन भेजते हैं इस प्रकार से ऑडियो सिग्नल। ठीक है ना। तो ये देंगे आपके पास ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल, फिर उसके बाद ये माइक क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं इस प्रकार से यूं, इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल आ जाते हैं अभी। यानी माइक ने आपके ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया अभी। ठीक है ना। अब बात सुनो अभी, यहां पे लगा होता है इस प्रकार से एक मॉड्यूलेटर। क्या लगा होता है, एक मॉड्यूलेटर। आगे जो मॉड्यूलेशन है इसको भी अपन ढंग से पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूलेटर। बात सुना बच्चों, अपना जो भी इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल होता है उस इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसे अपनी आवाज होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, और कम फ्रीक्वेंसी होने के कारण अपना जो सिग्नल है वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाता है। तो लंबी दूरी तय करने के लिए जो भी सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी उच्च होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं अभी, अपना जो इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल है, इस इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल के अंदर अपन क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति की एक वाहक तरंग मिक्स करवा देते हैं। क्या कर देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव वो अपन मिक्स करवा देते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इसके अंदर कैरियर वेव
ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी। तो ध्यान से देखना, देखो अपना जो इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल है इसके अंदर उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग को मिक्स करवाना ही मॉड्यूलेशन कहलाता है। और ऐसा करने के लिए अपन जो डिवाइस काम में लेते हैं उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर। ठीक है ना। तो मॉड्यूलेटर का काम तो आपके समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद में से मॉड्यूलेशन हो गया, फिर उसके बाद इसको अपन डाल देते हैं किसके अंदर, एम्पलीफायर के अंदर। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे लगा होता है इस प्रकार से एम्पलीफायर। यहाँ पे लगा होता है इस प्रकार से एम्पलीफायर। ठीक है ना। और इसके बाद ये जो एम्पलीफायर है ये क्या करता है, ये इस सिग्नल को क्या करता है, भी एम्पलीफाई करता है। और यहाँ पर अपने पास में जो भी सिग्नल आ गया इस सिग्नल को अपन क्या बोलते हैं, इस सिग्नल को अपन बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये देखा आपके पास में मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल के अंदर आपने उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग को मिक्स करवा दिया तो इसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन के पश्चात आपको जो सिग्नल प्राप्त होता है इसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में क्या देगा आपके पास, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है भाई, एम्पलीफायर एक बार इस सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करता है, इसका प्रवर्धन करता है, यानी इसकी इंटेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है ना। इसकी तीव्रता को बढ़ा दिया और तीव्रता को बढ़ा दिया, फिर उसके बाद में इसको अपन दे देते हैं किसको भाई, एंटीना को दे देते हैं। तो ये आपके पास इस प्रकार से एक एंटीना है और इस एंटीना को अपन क्या करते हैं, इस एंटीना को अपन क्या बोलते हैं, ये आपके पास हो जाएगा ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है ना। और ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करता है भाई, ये आपके पास हो जाएगा ट्रांसमिटिंग एंटीना। साइड में लिख देता हूं थोड़ा सा, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना हो गया। ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करता है भाई, यहां से आपके पास में जो भी इलेक्ट्रिकल ऑडियो आपके पास में जो भी इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल आते हैं उन इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। अभी आपको मैं एंटीना के बारे में भी बताऊंगा, हर एक चीज सीक्वेंस से आपको बताई जाएगी। तो यहाँ से आपके पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल इस प्रकार से यूं चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल इस प्रकार से थोड़ी सी दूरी तय की इन्होंने, रिपीटर आ गया, फिर उसके बाद में थोड़ी सी दूरी तय की, फिर रिपीटर आ गया, फिर उसके बाद में थोड़ी सी दूरी और तय करेंगे, जितने में आपके पास में रिसीविंग एंटीना आ जाएगा। तो बीच बीच में क्या लगे होते हैं, इस प्रकार से रिपीटर्स लगे होते हैं। ठीक है ना। रिपीटर्स क्या होते हैं, बेसिकली कुछ स्टेशंस होते हैं अभी, ये आपके पास में रिपीटर्स लगे होते हैं। इसको अपन बोल देंगे R1, इसको अपन बोलेंगे R2 बोल देंगे। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, आपके पास रिपीटर्स होते हैं। रिपीटर्स, ठीक है ना। ये रिपीटर्स हो गए भी। अब इसके बाद ध्यान से देखना, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से रिसीविंग एंटीना लगा देते हैं। ये लगा होता आपके पास रिसीविंग एंटीना, तो इसको अपन बोलेंगे RA। अब ये रिसीविंग एंटीना क्या करता है, ये आपके पास है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनको क्या करता है, ये रिसीव करता है, इनको अभिग्रहित करता है। ठीक है ना। और अभिग्रहित करके फिर उसके बाद में सबसे पहले ये डालता है इसको किसके अंदर, सबसे पहले ये डालता है इसको डीमोडुलेटर के अंदर। सबसे पहले ये इसको डीमोडुलेटर के अंदर डालता है। अब बात सुना भाई, डीमोडुलेटर क्या करता है भाई, डीमोडुलेटर अपन ने यहां पर जो उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग को मिक्स करवाया था, सबसे पहले उस उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग को क्या करता है, निकाल देता है इसमें से। ठीक है ना। तो ये क्या करता है भाई, इसमें से इधर की तरफ इस प्रकार से जो कैरियर वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज को निकाल देता है। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में आपके पास में क्या बचता है भाई, आपके पास में आपका जो बेस सिग्नल है, बेस सिग्नल मतलब आपने जो भेजा था वो सिग्नल। ठीक है ना। आपका मूलभूत या फंडामेंटल सिग्नल है, या इसको अपन बोल सकते हैं आपका जो इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल है वो इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से देखना, जो आ जाता है अपने पास इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल, तो
या कि आपके पास में इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल है, इस इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को डाल दिया जाता है किसके अंदर, इसको फिर से एक बार अपन एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में इसको अपन एक बार से फिर से अपन एम्पलीफाई करते हैं, प्रवर्धित करते हैं। एम्पलीफाई करते हैं और फिर उसके बाद में जो आपका एम्पलीफाइड सिग्नल होता है, जो प्रवर्धित सिग्नल होता है, इस प्रवर्धित सिग्नल को अपन डाल देते हैं किसमें, लाउड स्पीकर में। और लाउड स्पीकर क्या करता है पता है आपको, इस इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद इस सिग्नल को अपन डाल देते हैं किसके अंदर, लाउड स्पीकर में। तो ये लाउड स्पीकर हो गया इस प्रकार से आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास लाउड स्पीकर। और ये लाउड स्पीकर क्या करता है अभी, फिर उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑडियो सिग्नल में। तो ये आपका लाउड स्पीकर हो गया। और लाउड स्पीकर किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, इसको ऑडियो सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है अभी, ठीक है ना। अब बात सुना भी, यहां से लेकर के यहां तक इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं, ये ट्रांसमीटर होता है। ये तो होता है ट्रांसमीटर। और इसके बारे में ध्यान से देखना, तो यहां से लेकर के यहां तक का ये होता है कम्युनिकेशन चैनल। ये होता है आपके पास में कम्युनिकेशन चैनल। और फिर उसके बाद ये जो पूरा होता है, ये आपके पास में क्या होता है, अभी रिसीवर होता है। यहां से लेकर के यहां तक का, इसको पूरे को अपन क्या बोलते हैं, इसका पूरे को अपन बोलते हैं रिसीवर। ये बात हो गई। तो आप इसका ब्लॉक डायग्राम देख लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले आपके पास में जो ऑडियो सिग्नल था उसको माइक के अंदर डालते हैं। माइक क्या करता है, इस ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद में अपने को इस इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजना है। तो लंबी दूरी तक भेजने के लिए इसके पास में फ्रिक्वेंसी हाई होनी चाहिए। तो इस कारण से इसके अंदर अपन एक उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग मिक्स करवा देते हैं। और उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग मिक्स करवाने की घटना को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और ऐसा करने के लिए जो डिवाइस अपन काम में लेते हैं उसको अपन मॉड्यूलेटर बोलते हैं। और इसके बाद में जो सिग्नल अपने को प्राप्त होता है उसको अपन मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसको एम्पलीफायर के अंदर डाल देते हैं। ये इसको एम्पलीफाई करता है, इसको प्रवर्धित करता है। फिर उसके बाद में ट्रांसमिटिंग एंटीना में डाल देता है। और ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है। और फिर उसके बाद में यहाँ से जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल उत्सर्जित होते हैं वो किस तक पहुँचते हैं, अभी रिसीविंग एंटीना तक पहुँचते हैं। और बीच में कई सारे पुनरावर्तक होते हैं, कई सारे रिपीटर्स होते हैं जो क्या करते रहते हैं, इस सिग्नल को प्रवर्धित करते रहते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में जो रिसीविंग एंटीना है उस तक ये सिग्नल पहुंचते हैं। रिसीविंग एंटीना क्या करता है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल को अभिगृहित करता है, इनको रिसीव करता है। और फिर उसके बाद इनको वापस डाल देता है डीमोड्यूलेटर में। डीमोड्यूलेटर का काम क्या होता है, अभी जो आपने उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग को मिक्स करवाया था इसको वापस एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग का काम था इसको यहाँ से यहाँ तक भेजना, और ये काम हो चुका है। तो इसको साइड कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल प्राप्त होता है उसको एम्पलीफायर के अंदर डाल देते हैं। ये क्या करता है, इसको प्रवर्धित करता है। और फिर उसके बाद इसको अपन डाल देते हैं किसके अंदर, लाउड स्पीकर के अंदर। और लाउड स्पीकर वापस इसको किस में भी, इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ये बात हो गई भी। तो ये इसका पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों को नोट करें, फिर उसके बाद में आपको मैं आगे पढ़ाता हूँ। चलिए बच्चों, इसके बाद में आपको मैं एंटीना के बारे में बताता हूँ। एंटीना क्या होता है, देखो एंटीना आपने दो टाइप के एंटीना देखे हैं। तो कौन कौन से एंटीना आपने देखे हैं, एंटीना तो ध्यान से, एक तो होता है आपके पास में ट्रांसमिटिंग एंटीना।
प्रेस चित्र एंटीना, तो ये तो क्या करता है ध्यान से देखना। देखो ये तो जो आपके पास है इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रूपांतरित करता है भाई, ठीक है ना। तो ये क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रूपांतरित करता है। और फिर उसके बाद एक होता है आपके पास है अभिग्राही एंटीना। तो ये जो अभिग्राही एंटीना होता है ध्यान से देखना, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल में रूपांतरित करता है। तो प्रेस चित्र एंटीना हो गया, ये आपके पास अभिग्राही एंटीना हो गया, ठीक है ना। ये दोनों प्रकार के एंटीना हो गए। अब ध्यान से देखना, तो एंटीना की जो लंबाई होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, फॉर इफेक्टिव रेडिएशन। इफेक्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है भाई इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल में कन्वर्ट करना और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल को इस प्रकार से स्पेस के अंदर विकृत करना, रेडिएट करना, फैलाना, ठीक है ना। अब ये ज्यादा अच्छा कब फैला पाएगा, जब इसकी लंबाई एक मिनिमम लेंथ से ज्यादा होगी, ठीक है ना। अभिग्राही एंटीना होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो भी आसमान में या स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल होते हैं उनको अभिग्रित करना। ये ज्यादा अच्छा अभिग्रहण कब कर पाएगा, जब इसकी लंबाई एक मिनिमम लेंथ या एक रिक्वायर्ड लेंथ के बराबर होगी, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं भाई इफेक्टिव रेडिएशन के लिए जो लंबाई होती है वो कितनी लेते हैं अभी, एंटीना की जो लंबाई है एल, ये लंबाई अपन एल बराबर कितना लेते हैं भाई, देखो ध्यान से, लंबाई जो एल है, इस एल की आपके मॉड्यूल के अंदर दो वैल्यू दे रखी है। एक तो आपको दे रखी है λ/2, एक आपको दे रखा है λ/4। तो एक तो हर्ट्ज एंटीना बोल रखा है, एक मार्कोनी एंटीना बोल रखा है। तो जो मार्कोनी एंटीना वही अपन लेते हैं अभी। तो एल बराबर कितना देगा आपके पास है λ/4 हो जाएगी। और यहाँ पर जो लेमडा होता है वो आपके पास है क्या होता है भाई, जो भी सिग्नल होता है उस सिग्नल की वेवलेंथ होती है, उस सिग्नल की वेवलेंथ है उसको अपन क्या बोलते हैं लेमडा। तो λ/4 है वो आपके पास लंबाई होनी चाहिए, ठीक है ना, कम से कम लंबाई इतनी होनी चाहिए भाई। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन अगर अपन करेंगे तो λ/4 से कर लेंगे अपन। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो जैसे एक क्वेश्चन है कि आपके पास है जैसे फ्रीक्वेंसी अगर न्यू बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 20 किलो हर्ट्ज, तो एंटीना की लंबाई आपको बतानी है भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, या फ्रीक्वेंसी को एफ से लिख दो, चाहिए एक ही बात है भाई। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपनी जो ध्वनि तरंगें होती है, ठीक है ना, तो उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। कहाँ से कहाँ तक, 20 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन, देखो कि 20 किलो हर्ट्ज के लिए एंटीना की लंबाई कितनी देगी। अपन जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है आपके पास है सी इंटू लेमडा, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास है लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास है, ये सी बटा लेमडा होता है भाई। तो यहां से आपके पास है लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास है सी बटे एफ। सी कितना होता है आपके पास है 3 × 10⁸। एफ कितना देगा आपके पास है 20 किलो हर्ट्ज। 20 मतलब 2 इंटू किलो मतलब 10⁻³ और 1 10 यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास है लेमडा बराबर कितना देगा, 3/2 कितना देगा 1.5 और गुणा कितना देगा आपके पास है 10 की पावर 4 बोल दो, ठीक है ना, या 15 गुणा 10 की पावर 3 बोल दो, तो 15 गुणा 10 की पावर 3 ये लेमडा हो गया अभी मीटर। ये इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं 15 किलोमीटर। और इसके बाद यदि अपन एंटेना की लंबाई बात करते हैं तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा एल बराबर कितना हो जाएगा लेमडा/4, तो 15/4 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 3.75 किलोमीटर। अब बात सुना भी 3.75 यानी 3.25 किलोमीटर लंबाई का एंटीना। क्या 3.25 किलोमीटर लंबाई का जो एंटीना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं। अपन जो भी एंटीना देखते हैं वो मैक्सिमम 100-150 मीटर के हो सकते हैं। इससे इतना बड़ा एंटीना क्या अपन प्रैक्टिकली बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो अपने को इतना लंबा एंटीना नहीं चाहिए, तो एंटीना की लंबाई को अगर आपको कम करना है तो क्या करते हैं अपन, एंटीना की लंबाई को अगर आपको कम करना है तो वेवलेंथ जो लेमडा, इस लेमडा को आपको कम करना पड़ेगा। और लेमडा को कम करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी इस एफ को अपन क्या करते हैं, अभी बढ़ाते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी एफ को बढ़ाने के लिए, आवृत्ति को बढ़ाने के लिए ये अपन उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग मिक्स करवाते हैं, ठीक है ना। और उच्च आवृत्ति की जो वाहक तरंग है उसको मिक्स करवाने की घटना को ही अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो इसी के लिए अपन मॉड्यूलन करते हैं अभी, ठीक है ना। तो इसी के लिए मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है, मॉड्यूलन करवाते हैं अभी इसी के लिए, ठीक है ना। ये बात होगी अभी। तो मॉड्यूलन की एक तो जो जरूरत है वो अपने को यहाँ पे पता चल गई कि मॉड्यूलन क्यों करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक टॉपिक इसके अंदर और दे रखा है जिसका नाम है बैंड चौड़ाई, ठीक है ना। तो आप अपने मॉड्यूल के अंदर देख लेना बैंड चौड़ाई क्या होती है अभी। देखो बैंड चौड़ाई वह आवर्ती परास होती है जिसके अंदर कोई भी जो डिवाइस होती है वो डिवाइस काम करती है। भी बैंड चौड़ाई वो आवर्ती परास होती है जिसके अंदर कोई भी डिवाइस काम करती है। जैसे अपना जो मोबाइल फोन है वो मोबाइल फोन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करता है, ठीक है ना। तो मोबाइल फोन की देर की देवता से जैसे अपना सेल्युलर मोबाइल है वो 896 से लेकर 935 मेगाहर्ट्ज के बीच में काम करता है, ठीक है ना। ऐसे अपना जो टेलीविजन है वो 54 से लेकर के 890 मेगाहर्ट्ज के बीच में काम करता है। इसी प्रकार से अपना जो एफएम होता है, एफएम जानते हो ना आप सब, तो एफएम होता है 88 से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में काम करता है, ठीक है ना। और एक एएम होता है, एएम जैसे विविध भारती है, आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है, ये सारे के सारे 0.54 से लेके 1.6 मेगाहर्ट्ज के बीच में काम करते हैं अभी, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन अपलिंक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डाउनलिंक, इन सब की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर आपको दे रखी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर से एक तो आप एफएम की, टेलीविजन की और सेल्युलर मोबाइल की, इनकी आप याद रखें भाई, इनकी याद कर ले, बाकी किसी की याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोएक्सियल केबल होती है 750 मेगाहर्ट्ज पे काम करती है। रेडियो वेव्स होती है वो 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज के बीच में काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर होता है 1 टेराहर्ट्ज से लेकर के 1000 टेराहर्ट्ज के बीच में काम करता है, ठीक है ना। तो ये बातें भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देवदान से फ्रीक्वेंसी रेंज, इन फ्रीक्वेंसीज को नाम बोला गया है। क्या क्या नाम बोला गया अभी देखो, अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 किलोहर्ट्ज से कम है तो इसको अपन बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 किलोहर्ट्ज से लेकर के, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 किलोहर्ट्ज से लेकर के 3 मेगाहर्ट्ज के बीच में है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी। और अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के या आपके पास में 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में आ रही है तो इसको अपन बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। और अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में है तो इसको अपन बोलते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ध्यान से देखना, देखो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर के
ये 3 गीगाहर्ट्ज के बीच में है तो इसको अपन बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं अभी। तो ये तो फ्रिक्वेंसी इसके नाम हो गए भी, ठीक है ना। तो अगर आपकी जो फ्रिक्वेंसी वो 300 किलोहर्ट्ज से कम है तो लो, 300 किलोहर्ट्ज से लेके 3 मेगाहर्ट्ज के बीच में मीडियम फ्रिक्वेंसी, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में हाई फ्रिक्वेंसी, 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज के बीच में अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्वेंसीज के नाम है भाई, अलग अलग नाम है, ठीक है ना। जैसे क्लास के अंदर किसी के 90% है, 80 से 90 है, उसको अपन एक्सीलेंट बोल देते हैं, ठीक है ना। 70 से 80% है किसी के, उसको अपन इंटेलिजेंट बोल देते हैं। 60 to 70 वाले को अपन एवरेज बोल देते हैं, मतलब कैटेगरी बना सकते हैं ना। फिर उसके बाद में बिलो एवरेज बोल देते हैं, फिर उसके बाद में डफर बोल देते हैं। तो अलग अलग नाम होते हैं ना सबके, वैसे फ्रिक्वेंसी के भी अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना। ये बातें होगी बच्चों। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप करें नोट, और फिर उसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। और आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, और बाकी अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे भी, ठीक है ना। तो आज मैंने देवदान से यहाँ पर आपको जो बैंड चौड़ाई है यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है, और फिर उसके बाद में वातावरण में विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर ध्यान से देखते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन, और इसके बाद में स्पेस वेव प्रोपेगेशन, ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। और फिर उसके बाद में लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन यानी दृष्टि रेखीय संचार, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। और फिर उसके बाद में मॉड्यूल आपको पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को नोट करें, अगले लेक्चर पर मिलते हैं अपन।